हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल पुराणिक और स्वप्न स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी और जिसका टॉपिक था इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया, मतलब भारत में आर्थिक मंदी। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक मंदी से जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें आर्थिक मंदी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, आर्थिक मंदी के पीछे कारण क्या होते हैं, डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशनरी साइकिल क्या है, इकोनॉमिक साइकिल क्या है, ऐसे कई बेसिक कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो का टॉपिक है भारत में आज जो आर्थिक मंदी शुरू है उसकी क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहला कंसेप्ट है डिफ्लेशन। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन या अपस्फीति की अवस्था होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। डिफ्लेशन ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होने का एक दर है दोस्तों। सिर्फ कीमतें कम हो जाए तो उसे डिफ्लेशन नहीं कहते। अगर कीमतें लंबे समय तक कम होती रहती है तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है डिफ्लेशनरी साइकिल। यह एक चक्र है जिसे हिंदी में अपस्फीति चक्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अगर कम हो जाती है तो उससे कारोबारों को नुकसान हो जाता है और कई से कई ज्यादा कारोबार दिवालिया हो जाते हैं। कारोबार दिवालिया होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जाती है। बेरोजगारी अगर ज्यादा बढ़ती है तो लोगों की आमदनी या आय कम हो जाती है और लोगों की आय में कमी आने के कारण वो मांग कम कर देते हैं और मांग में कमी आने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और कम हो जाती है और इस प्रकार ये डिफ्लेशनरी साइकिल चलती है दोस्तों। दूसरा कंसेप्ट है इकोनॉमिक साइकिल का। हमने देखा था कोई भी अर्थव्यवस्था जब विकसित होती है तो उसमें कई उतार या चढ़ाव आते रहते हैं और उनमें कुछ फेजेस होते हैं। उदाहरण के लिए स्लम्प। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भारी गिरावट आती है तो उसे हम स्लम्प कहते हैं। स्लम्प अगर 3 तिमाही से ज्यादा चलता है तो उससे रिसेशन आता है। रिसेशन की अवस्था 2 या 3 सालों तक चलती है तो उससे डिप्रेशन की अवस्था पैदा हो जाती है। डिप्रेशन अगर और गहरा और लंबा चलता है तो उसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इनमें से किसी भी अवस्था के बाद अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगते हैं तो उसे हम रिकवरी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये आर्थिक चक्र, ये इकोनॉमिक साइकिल ये चलती रहती है। दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे एक कार्ड दिया है, उस कार्ड पे क्लिक करके आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ, शुरू करने से पहले इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्लोडाउन और रिसेशन में क्या अंतर है। कई बार स्लोडाउन और रिसेशन इन दोनों संकल्पनाओं को एक ही समझा जाता है। दोनों संकल्पनाओं को वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि दोनों में अंतर है। स्लोडाउन में आर्थिक वृद्धि की गति धीमी होती है, जबकि रिसेशन में आर्थिक वृद्धि निगेटिव हो जाती है। स्लोडाउन में आर्थिक वृद्धि तो होती है और जीडीपी भी बढ़ता है, लेकिन वृद्धि की गति धीमी होती है। और रिसेशन में जीडीपी कम होता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है। अब हमें देखना है कि आर्थिक मंदी के प्रकार कितने हैं। तो पहला प्रकार है साइक्लिकल स्लोडाउन। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक साइकिल की बात की थी। स्लंप, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और फिर स्लंप। इस प्रकार से यह आर्थिक चक्र घूमता है। हर आर्थिक वृद्धि के बाद मंदी का दौर होता है और हर मंदी के बाद वृद्धि का दौर। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब इस चक्र के हिसाब से मंदी आती है तो इसे साइक्लिकल स्लोडाउन कहा जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में साइक्लिकल स्लोडाउन जैसी आर्थिक मंदी आना ये आम बात है। ऐसी मंदी आती है और चली भी जाती है, लेकिन जो दूसरी आर्थिक मंदी है वो ज़्यादा खतरनाक है। मंदी का दूसरा प्रकार है स्ट्रक्चरल स्लोडाउन, मतलब ढांचागत मंदी। स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के ढांचे में बड़ी गड़बड़ी होना। अर्थव्यवस्था की ढांचागत गड़बड़ियों में कई मुद्दे आते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। वो खुली अर्थव्यवस्था है या फिर बंद? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था? कोई भी अर्थव्यवस्था अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो वो आयात और निर्यात दोनों के लिए खुली होती है। इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी हो सकता है और निर्यात भी हो सकता है। और कोई भी अर्थव्यवस्था अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो वो आयात और निर्यात इन दोनों के लिए बंद होती है। मतलब ना तो उस अर्थव्यवस्था में कुछ आयात किया जा सकता है और ना कुछ वहां से निर्यात किया जा सकता है। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था हो, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, तो उसमें सारे महत्वपूर्ण निर्णय पूंजीपति या कैपिटलिस्ट लेता है। क्या उत्पादित करना है, कितने मात्रा में उत्पादित करना है, कितनी कीमतों पर बेचना है, ये सारे निर्णय पूंजीपति लेता है। और कोई भी अर्थव्यवस्था अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का, मतलब शासन का नियंत्रण होता है। क्या उत्पादित करना है और कितना उत्पादित करना है, ये सारे निर्णय राज्य लेता है। और उत्पादन को संपूर्ण जनता में किस प्रकार बराबर बांटा जाए, ये भी निर्णय राज्य की ओर से लिया जाता है। अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र मुख्य भूमिका निभा रहा है, प्राथमिक, द्वितीय या फिर तृतीय क्षेत्र, ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक सवाल है, आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, तो प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे सकते हैं। ढांचागत गड़बड़ी में दूसरा मुद्दा आता है संसाधनों का। किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता और उनका आवंटन किस प्रकार होता है, यह आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत अहम होता है। आर्थिक, वित्तीय, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अगर समान और न्यायिक रूप से आवंटन होता है तो उससे आर्थिक वृद्धि संतुलित रूप से हो सकती है, वरना देश में आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। आज हमारे देश में आप देख सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्य बहुत विकसित है और कुछ राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा इत्यादि राज्य कम विकसित है। यही है असंतुलित विकास। देश में नीतिगत ढांचा किस प्रकार है, यह भी एक अहम ढांचागत मुद्दा है। नीतिगत चुनौतियों में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक है पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब नीतिगत पक्षाघात। जब सरकार कई पक्षों के गठबंधन से बनी होती है तो अक्सर वो कठिन फैसले लेने में असमर्थ होती है। सरकार से कई नीतियों का नीति निर्धारण नहीं हो पाता। नीतियां बन भी जाती है तो उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति को हम पॉलिसी पैरालिसिस या नीतिगत पक्षाघात कहते हैं। जब से गठबंधन सरकारों का दौर चला है, यह संकल्पना आए दिन चर्चा में रहती है। नीतिगत चुनौतियों में अगला अहम मुद्दा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी, मतलब नीतिगत अनिश्चितता। इस स्थिति में सरकार किसी भी एक नीति का कार्यान्वयन करने में असफल रहती है। वो बार बार नीति में बदलाव लाती है, नए नए नियम और कानून लाती है। इससे अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का दौर आ जाता है। व्यवसायी और निवेशक परेशान हो जाते हैं और इसका असर आर्थिक निवेश पर होता है। अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार किस प्रकार विनियमित किया जाता है, श्रम कानून किस प्रकार से मजदूरों और पूंजीपतियों के हितों को संतुलित करता है, ये सारी बातें अर्थव्यवस्था की ढांचागत चुनौतियों में गिनी जाती है। बाजार में मांग और आपूर्ति में समतोल है या नहीं,
बचत एवं निवेश की स्थिति आर्थिक वृद्धि को पूरक है या नहीं, ये मुद्दे भी इतने ही जरूरी है। और इन्हीं कारणों से ढांचागत मंदी बहुत गंभीर होती है। जब तक अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार नहीं होते तब तक ये मंदी बनी रहती है और स्वाभाविक रूप से ज्यादा देर तक चलती है। इसका कारण सरल है। अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार लाना बहुत जोखिम भरा एवं कठिन कार्य है। सरकारें अक्सर ऐसे फैसले लेने से कतराती है और जो सरकार ऐसे मुश्किल फैसले लेती है उन्हें अगले चुनाव में जनता के रोष का सामना करना पड़ता है। अब तक बहुत कम प्रधानमंत्री हुए हैं जो ऐसे चुनौतीपूर्ण फैसले ले पाए हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसे प्रधानमंत्रियों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे कठिन फैसले लिए हैं? आपके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत में आज जो आर्थिक मंदी चल रही है वो किस प्रकार की है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आज दोनों प्रकार की मंदी चल रही है, साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल स्लोडाउन दोनों। आर्थिक चक्र के हिसाब से जो मंदी है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन भारत में आज एक गंभीर ढांचागत मंदी देखी जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा है घटती हुई मांग का। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में मांग बहुत तेजी से कम हुई है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के हिसाब से 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में लगातार मांग कम हुई है। मांग में कमी का कारण देते हुए वो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी सुधारों को जिम्मेदार मानते हैं। इन दोनों फैसलों के कारण देश में चलन की भारी कमी महसूस की गई, जिससे मांग में भारी गिरावट देखी गई। हमारी श्रम बाजार में कई अनिश्चितताएं हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में जनता में निराशा फैल चुकी है। आगे क्या होगा, इस चिंता की वजह से उन्होंने मांग कम कर दी है। और दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि मांग में गिरावट आने से क्या होता है। जी हाँ, हमने पिछले ही वीडियो में देखा है कि मांग में गिरावट के कारण डिफ्लेशन या अपस्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है और अपस्फीति का चक्र शुरू होने के कारण देश में मंदी की स्थिति तैयार हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी सरकारी क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आज भी कई क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों का बोलबाला है। देश के अंदरूनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों की ओर से आता है और उसी बचत को एकदम अप्रभावी ढंग से निवेश किया जाता है। संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों का लगभग 70% हिस्सा है और सरकारी बैंक भी एकदम अप्रभावी ढंग से अर्थव्यवस्था में ऋण का आवंटन करती है। जिन क्षेत्रों को और व्यवसायिकों को पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उन्हें ऋण नहीं मिल पाता और जहां पूंजी की आवश्यकता नहीं है वहां अतिरिक्त पूंजी आवंटित हो जाती है और इन्हीं कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाता है। विकसित देश एवं कई विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश के श्रम कानून बहुत कठोर है। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मॉडल का इस्तेमाल होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से श्रमिकों के हितों को हमारे श्रम कानून में ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में ऊंची आमदनी वाले एवं औपचारिक रोजगार नहीं तैयार हो पाते। व्यावसायिक एवं निवेशक कानून में छुपे कई बचाव के रास्ते अपनाकर असंगठित रोजगार को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण रोजगार निर्मिति एवं आर्थिक विकास दोनों में बाधा निर्माण होती है। ऐसे कई कारणों की वजह से आज भारत में गहरी आर्थिक मंदी की स्थिति आ चुकी है। IMF का मानना है कि 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उससे भी गंभीर आर्थिक मंदी दुनिया भर में आ सकती है और उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हो सकता है। बार्कलेज नामक एक ब्रिटिश निवेशक बैंक ने तो भारत के लिए एक पूर्वानुमान किया है। उनके हिसाब से 2020 में भारत में आर्थिक वृद्धि की दर 0% भी हो सकती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आर्थिक मंदी का मामला कितना गंभीर है। इसीलिए यह मुद्दा एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मुद्दे समझ आए होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज जो भारत में आर्थिक मंदी शुरू है उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपके डाउट का आंसर दे सकूं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।